नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। दोस्तों थोड़ा सा क्लास डिले हो गया, कुछ टेक्निकल इशू आ रहा था, बट कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से हम लोग उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, उत्तराखंड लेक्चरर, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर और साथ ही साथ दोस्तों यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं और इस सेशन में ऐसे प्रश्नों का भी समावेश होता है जो प्रश्न इन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। वही इकोनॉमिक्स की जो हमारी दूसरी क्लास होती है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं सिंपल, सटीक और साधारण भाषा में, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट पढ़ना भी बहुत जरूरी है। तो आपको इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस के अनुसार पढ़ाए जा रहे हैं, पर जो बहुत दिनों के बाद भी आप इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं, साथ ही साथ कंप्लीट आपको नोट्स भी दिया जा रहा है, ताकि आप एक तरफ कॉन्सेप्ट को पढ़िए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। आपको टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है ताकि टेस्ट दीजिए, अपना इवेल्युएशन करिए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और कहाँ पे गलतियां हो रही है। जहाँ पे गलतियां हो रही है उसको सुधारिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए। साथ ही साथ दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड कराए जाएंगे और आपका करंट भी कवर कराया जाएगा। तो सब कुछ कवर कराना हमारी जिम्मेदारी है, बस आप ईमानदारी से एप्लीकेशन पे पढ़ते रहिए, इस कंटेंट को फॉलो करते रहिए और यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। दोस्तों मैं जिम्मेदारी और विश्वास से कह सकता हूँ कि बिल्कुल बहुत ही कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख पाएंगे, समझ पाएंगे और सफलता प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों हमारी जो बैचेज हैं वो लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ मिलती हैं। इट मींस अगर जो आप एक बार एडमिशन लेते हैं तो आप हमारे साथ तब तक पढ़ेंगे जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, साथ ही साथ दोस्तों बिहार टीजीटी पीजीटी, ठीक है, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, यूजीसी नेट और उत्तराखंड लेक्चरर के साथ साथ दोस्तों आपको अन्य बैचेस भी मिल जाएंगी जहां पे भी इकोनॉमिक्स के पेपर पूछे जाते हैं। सारे बैचेज आपको मिलेंगे, आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो एडमिशन की अगर जो बात करें तो मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की फीस 2500 रुपये है। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, बिहार टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, उत्तराखंड एलटी लेक्चरर, यूजीसी नेट सॉरी एलटी ग्रेड और साथ ही साथ जीआईसी लेक्चरर के साथ साथ अन्य परीक्षाओं की फीस केवल और केवल 2000 रुपये। तो सिंपली एडमिशन लेने के लिए आपको अपनी फीस इस नंबर पे पेमेंट करनी होगी, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से आप फीस पेमेंट करके इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। किसी भी इंक्वायरी के लिए आप सेम नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, नीचे नंबर आ रहा है, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन डाउनलोड करके डायरेक्ट भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो हम लोग अब मूव करेंगे अपने सेशन के पहले प्रश्न की तरफ और आज के सेशन का पहला प्रश्न है कि अनिश्चित परिणामों के बीच चयन करने वाला एक विवेकपूर्ण उपभोक्ता अपना चयन करेगा। चलिए बताइए भाई। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ क्या उत्तर आ रहा है, बी आ रहा है। बिल्कुल ठीक है भैया। देखिए अगर जो आपको 10,000 रुपये दे दिया जाए, ठीक है, तो 10,000 रुपये से असंख्य वस्तुएं खरीदने की प्रोबेबिलिटी बनती है। मतलब ये भी खरीद सकते हैं, ये भी खरीद सकते हैं, लेकिन सब नहीं खरीदा जा सकता। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन उस इस 10,000 से आप कुछ ही वस्तु को खरीद सकते हैं, ठीक है। तो ये 10,000 रुपये जब आपको मिलेगा तो आप ये देखेंगे कि हमारे लिए कौन सी वस्तु जो है वो सबसे ज्यादा उपयोगी है। जैसे मान लीजिए आपको 10,000 रुपये मिल जाए, आपके पास अगर जो पहनने के लिए ठीक कपड़े नहीं होंगे तो आप कपड़े खरीदेंगे। ऐसा थोड़ी करेंगे कि 10,000 रुपये मिल गया तो चलो थिएटर मूवी देख करके आते हैं और 10,000 रुपये 3 घंटे में बर्बाद कर देते हैं, 4 घंटे में बर्बाद कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। आप अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे और ये देखेंगे कि सबसे जरूरी आपके लिए है क्या, सबसे उपयोगी आपके लिए है क्या। आप पढ़ाई कर रहे हैं, कॉपी चाहिए, पेन चाहिए, ठीक है, तो आप इस 10,000 रुपये को ऐसे यूटिलाइज करेंगे कि आपकी उपयोगिता अधिकतम हो पाए। तो अनिश्चित परिणामों के बीच चयन करने वाला एक विवेकपूर्ण उपभोक्ता अपना चयन करेगा। तो विवेकपूर्ण उपयोगिता जो
विवेकपूर्ण उपभोक्ता जो होता है वो अपनी उपयोगिता को देखता है और उसी उपयोगिता के अनुसार ही क्या करता है, वस्तुओं को परचेज करता है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अगला कि यदि मदों के एक सेट में प्रत्येक मद का अपना एक निश्चित स्थान है तो वह है। बहुत बेहतरीन सा प्रश्न है सर ये। चलिए बताइए सर। बिल्कुल ठीक है। अगर जो आपने सैमुअल्सन का प्रकट अधिमान सिद्धांत पढ़ा होगा तो आप इस प्रश्न को बिल्कुल ठीक कर पाएंगे। ठीक है, सैमुअल्सन साहब का प्रकट अधिमान सिद्धांत अगर जो पढ़ा होगा आपने। ठीक है, इसमें उन्होंने क्या कहा था भाई, प्रकट अधिमान सिद्धांत की बात। तो इसमें इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने सशक्त क्रमण की बात की थी, ठीक है, कठोर क्रमण की बात की थी, ठीक है, मजबूत क्रमण की बात की थी। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं कि सर जी यदि मदों के एक सेट में प्रत्येक मद का अपना एक निश्चित स्थान हो तो क्या वह क्या है, सशक्त क्रमण है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। इसे ही क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग भी बोला जाता है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, प्रोफेसर सैमुअल्सन के अनुसार मांग के तार्किक सिद्धांत का तीसरा मूल क्या है। बेहतरीन सा प्रश्न है, बहुत बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है। और जिन लोगों ने भी अभी तक सेशन को लाइक शेयर नहीं किया है, लाइक शेयर करते रहिए। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि शाम को 5 बजे से आप लोगों की इतिहास की भी क्लास प्रारंभ हो चुकी है, हिस्ट्री की भी क्लास प्रारंभ हो चुकी है। तो जो लोग भी जिनका भी सब्जेक्ट हिस्ट्री है वो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं शाम को 5 बजे से लाइव स्टडी इलाहाबाद के यूट्यूब चैनल पे, अर्थात इसी यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है सर। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सभी लोग सी बोल रहे हैं। सी के अलावा कोई नहीं है भाई। कि प्रोफेसर सैमुअल्सन के अनुसार मांग के तार्किक सिद्धांत का जो तीसरा मूल है वो है प्रकट अधिमान सिद्धांत। और प्रकट अधिमान सिद्धांत क्या बताता है कि उपभोक्ता किसी वस्तु के लिए अधिमान होता है तभी उस वस्तु को खरीदता है। ठीक है, प्रकट अधिमान सिद्धांत जो किसने दिया था, सैमुअल्सन साहब ने दिया था। यहाँ पे दिया गया तो है कि प्रोफेसर सैमुअल्सन साहब ने प्रकट अधिमान सिद्धांत दिया था। और उसमें इन्होंने ये कहा था प्रकट अधिमान सिद्धांत में कि जब कोई उपभोक्ता किसी वस्तु के प्रति अधिमान होता है, अर्थात किसी वस्तु के प्रति रुचि रखता है, तभी वह उस वस्तु को क्या करता है, क्रय करता है। जैसे मैं बोलता हूं कि आपको लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे कॉन्सेप्ट की क्लास चल रही है जिसकी फीस 2000 रुपए है। तो भैया अगर जो आपकी रुचि होगी बैच खरीदने की तभी तो आप खरीदेंगे, हमारे कहने से थोड़ी खरीद लेंगे। तो किसी भी वस्तु को परचेज करने के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, रुचि होनी चाहिए। यही बात प्रकट अधिमान सिद्धांत के अंतर्गत सैमुअल्सन ने कहा था। तो प्रोफेसर सैमुअल्सन के अनुसार मांग के तार्किक सिद्धांत का जो तीसरा मूल है वो है प्रकट अधिमान सिद्धांत। और प्रकट अधिमान सिद्धांत हमें ये बताता है कि किसी वस्तु के प्रति अधिमान जब आप रहेंगे, अर्थात जब आपकी रुचि रहेगी, तभी उस वस्तु को आप परचेज करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न कि गिफिन वस्तुओं के लिए एंजिल वक्र कैसा होता है। गिफिन वस्तुओं के लिए एंजिल वक्र कैसा होता है भाई। देखिए यहाँ पे बहुत आसान लग रहा होगा ये सारे क्वेश्चन आपको, लेकिन अगर जो ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो एग्जामिनेशन हॉल में गलती होगी, है ना। जैसा कि देखिए यहाँ पे गलती हो रही है एक दो लोगों से। अरे भाई गिफिन वस्तुएं क्या होती है, ये निम्न कोटि की वस्तुएं होती है। ऐसी वस्तुएं होती हैं जिसकी अगर जो कीमतों में कमी आए तो लोग मांग में भी कमी कर देते हैं। और ऐसी वस्तुओं में की स्थापन वस्तुएं जरूर होती हैं, ये अनिवार्य है। ठीक है, कि गिफिन वस्तु की स्थापन वस्तुएं जरूर होती हैं। स्थापन वस्तु का मतलब क्या होता है कि हमारे पास विकल्प है, अगर जो हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे तो इसका प्रयोग कर लेंगे। जैसे कि मिट्टी का तेल, केरोसिन ऑयल। ठीक है, बचपन में आपने देखा ही होगा कि आप क्या करते थे कि स्टोव में मिट्टी का तेल डालते थे ताकि खाना पकाया जा सके, लालटेन में मिट्टी का तेल डालते थे ताकि उजाला करके आप पढ़ाई कर सके। लेकिन अब क्या हुआ, इसकी स्थापन वस्तुएं आ गई, जैसे गैस आ गया, एलपीजी आ गया। ठीक है,
तो सभी लोग क्या करने लगे, एलपीजी का प्रयोग करने लगे, गैस का प्रयोग करने लगे। तो केरोसिन ऑयल अर्थात मिट्टी के तेल की कीमतों में कमी आने से लोगों ने इसकी मांग में भी कमी कर दी। तो ऐसी स्थिति में इसका जो एंजल वक्र होगा सर, वो क्या होगा, ऋणात्मक ढाल वाला होता है। अर्थात जब वस्तु की कीमत में कमी की जाती है तो लोग इसकी मांग में भी कमी कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि सीमांत उपयोगिता जो एक उपभोक्ता प्राप्त करता है यह वस्तु से यह है, थोड़ा आराम से करिएगा सर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, थोड़ा आराम से करिएगा, बिल्कुल ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, सभी लोगों से निवेदन है। तो सीमांत उपयोगिता जो एक उपभोक्ता प्राप्त करता है यह वस्तु से यह है, थोड़ा आराम से करिए। तो सीमांत उपयोगिता क्या होता है, यही तो होता है ना कि जब वह एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई खरीदता है तो उसकी कुल उपयोगिता में क्या आने लगता है, परिवर्तन आने लगता है। जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं ना सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अंतर्गत भी तो हम लोग ये पढ़ते हैं ना कि जब आप उत्तरोत्तर किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों को बढ़ाते चले जाते हैं तो उससे मिलने वाली उपयोगिता कम होने लगती है। जैसे आपको प्यास लगी है तो आप को क्या करेंगे, जब पहले ग्लास का पानी आपके पास आएगा तो बहुत महत्वपूर्ण होगा, दूसरा ग्लास उतना महत्वपूर्ण नहीं होगा जितना पहला था, क्योंकि पहला जब आपने थोड़ा भी पानी नहीं पिया था तो ऐसी स्थिति में पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा थी। लेकिन दूसरी ग्लास, तीसरी ग्लास, चौथी ग्लास, पांचवी ग्लास आते आते क्या होगी, आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। फिर आप कहेंगे कि नहीं, अब हमको पानी पीने की जरूरत नहीं है, हमारी इच्छा की पूर्ति हो चुकी है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है कि सीमांत उपयोगिता जो एक उपभोक्ता प्राप्त करता है यह वस्तु से यह है कि जब वह एक वस्तु की अतिरिक्त इकाइयां खरीदता है तो उसकी कुल उपयोगिता में क्या होने लगता है, परिवर्तन आने लगता है। अगला प्रश्न कि अधिकांश उपभोक्ताओं के लिए दूध और चाय स्थापन वस्तुएं हैं, इसलिए दूध में मूल्य में वृद्धि से हमें आशा करनी चाहिए कि यह होगा। थोड़ा आराम से करिएगा इस प्रश्न को, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर करिए। अधिकांश उपभोक्ताओं के लिए दूध और चाय स्थापन वस्तुएं, क्या ये बात सही है कि दूध और चाय स्थापन वस्तुएं, ठीक है। ये बात 100% तो ठीक नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग ऐसा करते हैं ना कि छोटा बच्चा है ना, घर में चाय बन रहा है तो छोटा बच्चा है तो उसको क्या कह दिया जाता है कि चलो इसको चाय नहीं दिया जाएगा, इसको दूध ही दे देते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से हो गया कि आप चाय दीजिए या दूध दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए अधिकांश उपभोक्ताओं के लिए दूध और चाय स्थापन वस्तुएं हैं, इसलिए अगर जो दूध के मूल्य में वृद्धि होगी तो हमें क्या आशा करनी चाहिए। देखिए अब ये जो दिया गया है ना, ये दूध और चाय की जो बात कर रहा है ना, ठीक है, ये गलत उदाहरण दिया है, ठीक है ना। ये जो चाय बनेगा तो भी तो दूध की डिमांड होगी ना भाई, ठीक है। तो फिर दूध और चाय को कैसे ये स्थापन बना दे रहा है, दूध की जगह पे काफी इसको देना चाहिए, ठीक है। दूध की जगह पे क्या देना चाहिए था, इसे काफी देना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, जो भी दे दिया है, इसकी भावनाओं को समझना है कि चाय के मांग वक्र में एक ऊपर की ओर क्या होने लगेगा, खिसकाव होने लगेगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कि देखिए भैया क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल। तो ये क्या बोल रहा है कि अधिकांश उपभोक्ताओं के लिए दूध और चाय स्थापन वस्तुएं, मान लीजिए कि स्थापन वस्तुएं एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए दूध के मूल्य में अगर जो वृद्धि हो रही है, तो जब दूध के मूल्य में वृद्धि होगी तो लोग दूध का उपभोग करना कम करेंगे और चाय का उपभोग करना ज्यादा करेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा,
दूध के मूल्य वृद्धि से क्या होगा कि चाय के मांग वक्र में एक ऊपर की ओर खिंचाव आएगा। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, और इसीलिए कहा जाता है कि मांग वक्र क्या होता है, धनात्मक ढाल वाला होता है। अगला प्रश्न, चलिए, कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, इसमें से कौन सा कथन सही है, चलिए सर बताइए। पता है वो क्वेश्चन को ही गलत सेट किया था, ठीक है, क्वेश्चन को ही गलत सेट किया था, क्योंकि भैया दूध की मांग में कमी कैसे होगी, चाय भी तो बनाएंगे तो उसमें दूध लगेगा ना। क्या उत्तर होगा भाई, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसमें से कौन सा कथन सही है भाई, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो पीसीसी, बिल्कुल ठीक है, पीसीसी वक्र अगर जो आपने पढ़ा होगा तो आप सभी लोग को पता होगा दोस्तों, कीमत उपभोग वक्र, ठीक है। तो कीमत उपभोग के अंतर्गत ये कीमत उपभोग वक्र के अंतर्गत ये बात कही गई है ना कि मांग वक्र जो होता है कीमत उपभोग वक्र से व्युत्पन्न किया जाता है। अर्थात अगर जो बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझना हो तो यही होता है ना कि जब हम कीमतों में, किसी वस्तु की कीमतों में परिवर्तन होता है तो उसके मांग में भी परिवर्तन होता है। तो मांग वक्र कीमत उपभोग वक्र से क्या होता है, व्युत्पन्न किया जा सकता है। ये तो बात हम अमूमन पढ़ते ही हैं। अगर जो पीसीसी के बारे में आपको अच्छे से पता है, कॉन्सेप्ट पता है, तो ठीक है, आप पूरी चीजों को समझ सकते हैं। नहीं पता है तो फिर कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत है। और अगर जो नहीं पता है तो बस इतना समझ लीजिए कि मांग और कीमत में क्या होता है दोस्तों, संबंध पाया जाता है। अगर जो वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होगी तो लोग मांग कम करेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि देखिए बहुत मतलब कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत आसान तरीके से चीजें बता दी जाती हैं, लेकिन उन 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 थियरी के पीछे एक गहराई होती है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में प्रश्नों के कॉन्सेप्ट को, थियरी इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। अगला प्रश्न की कुल उपयोगिता अधिकतम होगी जब, कुल उपयोगिता अधिकतम कब होती है भैया, ये तो ऐसा कोई नहीं है जो गलत कर पाएगा। कोई गलत करेगा क्या, नहीं करेगा ना। जब हमारी सीमांत उपयोगिता क्या होती है, शून्य हो जाती है। जब हमको भूख लगी है तो भोजन की उपयोगिता बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। लेकिन एक बार जब आप भोजन कर लेते हैं, एक बार जब आप लंच कर लेते हैं, एक बार आप डिनर कर लेते हैं, तो जस्ट 2 मिनट बाद अगर जो कोई दूसरी थाली आपके सामने रख दे तो आप कहेंगे कि नहीं नहीं भाई अब नहीं हो पाएगा हमसे, है ना। तो अब यहाँ पे सीमांत उपयोगिता आपकी क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है, क्योंकि आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल गया, मैक्सिमम उपयोगिता प्राप्त हो चुकी है। अगला, अगला, गिफिन वस्तुएं क्या होती है, एक बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे बनता है दोस्तों। गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में एक बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे बनता है। चलिए बताइए सर। सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक और शेयर भी कर दिया करिए। इतने सारे लोग क्लास कर रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात है, एक प्रश्न कल आया था ना, तो जो गिफिन वस्तुएं होती है ना, इसमें एक जो उपभोक्ता होता है वो अपनी आय का बड़ा भाग इन वस्तुओं पे खर्च करता है। उपभोक्ता आय का बड़ा हिस्सा खर्च करता है गिफिन वस्तुओं पे, ठीक है। इस बात को समझिएगा, मैंने कल के सेशन में करवाया था, ठीक है। और जितनी भी गिफिन वस्तुएं होती हैं वो सारी वस्तुएं जो जितनी भी गिफिन वस्तुएं होती हैं सब निम्न श्रेणी की वस्तुएं होती हैं, लेकिन सभी निम्न श्रेणी की वस्तुएं गिफिन वस्तुएं नहीं होती हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि सभी गिफिन वस्तुएं जो होती हैं वो निम्न श्रेणी की होती हैं। अर्थात ऐसी वस्तुएं जब इनकी कीमतों में कमी आती है तो इनके मांग में भी क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। ऐसी वस्तुओं को गिफिन वस्तुएं कहा जाता है, ठीक है। और गिफिन वस्तुएं जो होती हैं ये उपभोक्ता की आय का एक बड़ा हिस्सा लेकर के जाती हैं। जैसे मिट्टी का तेल हो गया, तो आप लोग कहेंगे सर मिट्टी का तेल आय का बड़ा हिस्सा कैसे लेके जाएगा, लेकिन भारत में
ये भी सच्चाई है दोस्तों कि करोड़ों लोग क्या करते हैं, गाँव में रहते हैं और उनके पास कुछ भी इनकम नहीं है, लेकिन फिर भी वो उस टाइम मिट्टी का तेल खरीद रहे थे। 5 लीटर भी मिट्टी का तेल खरीद रहे थे, 10 लीटर भी जब वो मिट्टी का तेल खरीद रहे थे तो अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा मिट्टी के तेल को खरीदने में दे रहे थे। ठीक है, तो इस बात को समझ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कल एक प्रश्न आया था, इसलिए मैं फिर बता दे रहा हूँ। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या गिफिन वस्तुओं में, ऐसी गिफिन वस्तुएं जो होती हैं उसमें उपभोक्ता अपने आय का बड़ा हिस्सा खर्च करता है कि नहीं करता है? तो एब्सोल्युटली करता है दोस्तों। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, कि प्रकट अधिमान सिद्धांत की निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता नहीं है? चलिए भैया, प्रकट अधिमान सिद्धांत की कौन सी मान्यता नहीं है? सभी लोगों से निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक किया करिए और शेयर भी जरूर किया करिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है ऑप्शन नंबर? चलिए, बिल्कुल ठीक है, थोड़ा आराम से। क्या बोल रहे हैं भैया? बी बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं। और कोई? बी के अलावा कोई नहीं है? इस प्रकट अधिमान सिद्धांत किसने दिया भैया? ये थियरी कौन देता है? सैमुअल्सन साहब देते हैं। कौन देता है? सैमुअल्सन साहब देते हैं। और क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि दी हुई आय कीमत स्थिति में उपभोक्ता वस्तुओं के बहुत से संयोग को नहीं चुन सकता है, वस्तुओं के किसी एक संयोग को वो चुन सकता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया गया है? यहाँ पे दिया गया कि कौन सी मान्यता गलत है। तो दोस्तों, आप सभी लोग को पता ही है कि प्रकट अधिमान सिद्धांत के अंतर्गत क्या होता है कि वस्तुओं के अलग अलग संयोग होते हैं, बहुत सारे नहीं होते, लेकिन किसी एक संयोग को ही एट ए टाइम उपभोक्ता क्या कर सकता है? चुन सकता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, तटस्थता वक्र इंगित करता है। तटस्थता वक्र क्या इंगित करता है भैया, बताइए? बिल्कुल ठीक है, तटस्थता वक्र इंगित करता है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, ऑप्शन नंबर, बिल्कुल, तटस्थता वक्र इंगित करता है। डी बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग डी बोल रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों चलिए थोड़ा आराम से करिए। ठीक है, तो तटस्थता वक्र क्या करता है कि अलग अलग संयोग को प्रदर्शित। ठीक है, इसमें हम लोग यही तो देखते हैं ना कि अगर जो एक को कम करता है तो दूसरे में क्या करनी पड़ती है दोस्तों? वृद्धि करनी पड़ती है। इसी प्रकार के हम लोग पढ़ते हैं ना। तो जितने लोग भी यहाँ पे डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। वस्तुओं के बीच चुनाव का अभाव। ठीक है, देखिए ये भी सही होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है वो ज्यादा बेहतर है कि एक संयोग के मुकाबले दूसरा संयोग। ठीक है, तो तटस्थता वक्र के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों? अलग अलग संयोगों को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, जिसमें समान संतुष्टि उपभोक्ता को प्राप्त होती है। अगर जो एक वस्तु को वो क्या करता है? बढ़ाता है, तो दूसरे वस्तु में क्या करनी पड़ती है? कमी लानी पड़ती है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, अवसर लागत सिद्धांत से तात्पर्य है। अवसर लागत सिद्धांत से तात्पर्य क्या है? अवसर लागत की बात किस अर्थशास्त्री के द्वारा की गई है सर, बताइए? किस अर्थशास्त्री के द्वारा की गई है? इंसान क्या होता है? अवसरवादी होता है कि नहीं होता है? बाई नेचर होता है भाई। जहां पे लाभ ज्यादा मिलता है वहां पे भाग जाता है। और इसमें बुराई भी नहीं है ना? इसमें बुराई भी नहीं है, क्योंकि क्यों सामाजिक आदमी बनने जाए भैया, जब समाज
जब समाज आपका साथ कभी देगा ही नहीं, समाज आपके लिए कुछ बढ़िया करेगा ही नहीं, तो क्यों सामाजिक बनने जाए भाई। अपना लाभ देखेंगे, लेकिन हाँ उस स्वार्थ के चक्कर में किसी दूसरे का बर्बाद नहीं करना चाहिए कुछ, ठीक है। ये नहीं कि इतने ज्यादा स्वार्थी हो जाइए कि दूसरे का आप क्या कर दीजिए, नुकसान पहुंचा दीजिए। हमारा अच्छा हो, बस ये जानते रहिए, ठीक है। हम बेहतर करें, किसी दूसरे का नुकसान ना हो, बस और कोई मतलब नहीं। क्या उत्तर हो रहा है भाई कि अवसर लागत सिद्धांत से तात्पर्य क्या है। तो अवसर लागत सिद्धांत ये बताता है कि एक वस्तु का उत्पादन प्राप्त करने के लिए अन्य वस्तु को हम क्या कर देते हैं, त्याग कर देते हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। कितने सारे लोग होंगे जो आईएएस की तैयारी किए होंगे, पीसीएस की तैयारी किए होंगे, एसएससी की तैयारी किए होंगे, बैंक की तैयारी किए होंगे, नहीं हुआ भैया, तो अब बाद में क्या बचा, टीजीटी पीजीटी बचा। तो चलो अब टीजीटी पीजीटी के लिए उम्र है, तो टीजीटी की तैयारी कर लेंगे। यही तो होता है ना कि अवसर लागत सिद्धांत के अंतर्गत यही बात हैबरलर साहब ने बताई थी कि जो फर्में होती हैं उनके पास सेटअप एक जैसा होता है, लेकिन अगर जो किसी कारणवश उन्हें हानि होती है तो वो एक वस्तु के उत्पादन को छोड़ करके दूसरे वस्तु का उत्पादन करने लगती हैं। जैसा कि आपने कोविड काल में देखा कि जब शॉपिंग मॉल बंद हो गए थे, तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ था कि कपड़ा बिकना बंद हो गया था। तो वही कंपनियों ने क्या कर दिया, मास्क बनाना शुरू कर दिया और मास्क बना करके वो मार्केट में बेचने लगे। तो उन्होंने अवसर का लाभ उठाया और देखा कि भैया नहीं कपड़ा बिक रहा है, तो इसके विकल्प के रूप में हम मास्क बेच सकते हैं। तो यही बात है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं बिल्कुल बोल रहे हैं। अगला, औसत स्थिर लागत को प्राप्त किया जा सकता है। देखिए जिंदगी में एक थियरी याद रखिए, ठीक है, मेरी समझ से, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि देखिए भैया बस अपना अच्छा करिए, है ना, किसी दूसरे को नुकसान ना पहुंचाइए। बस अपना बेहतर हो, हम खुश रहें, हम बेहतर रहें, हम मस्त रहें, हम अपना काम ईमानदारी से करें, जो जिम्मेदारी मिली है उसको भरपूर ठीक तरीके से निभाएं। बस ये भाव रखिए, ठीक है। हम उनका भविष्य बना दें, उनका कैरियर बना दें, हम उनके लिए ये कर दें, उनके लिए ऐसे कर दें, ये भाव जिंदगी में कभी नहीं रखिएगा। नहीं तो आप अपने आप को एक दिन छला हुआ महसूस करेंगे। जिसके लिए आप ये सारी चीजें करने के लिए उतावले हैं ना, वही एक दिन आपको क्या करेगा, क्रिटिसाइज करेगा। वही आपको क्या करेगा, एक दिन मानसिक प्रताड़ना देगा। कभी भी यार दूसरे के पीछे ये नहीं कि हम उनके लिए ये कर दें। बहुत लोग कहते हैं कि हमको समाज के लिए कुछ बहुत बड़ा करना है। अरे पहले अपने लिए तो कर लो, पहले अपने लिए अच्छा कर लो, फिर समाज के लिए भी अच्छा कर लेना। सभी लोग अगर जो अपने अपने के लिए अच्छा कर लेंगे ना, तो समाज हमारा वैसे ही अच्छा हो जाएगा। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई कि औसत स्थिर लागत को प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। औसत स्थिर लागत को प्राप्त किया जा सकता है। कैसे प्राप्त किया जा सकता है भैया, तो जैसे कि ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं, तो जितने भी महानुभाव भी डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है कि औसत स्थिर लागत, औसत स्थिर लागत, औसत स्थिर लागत, औसत स्थिर लागत बराबर अपान क्या होता है, टीक्यू का क्या होता है, कुल स्थिर लागत। ये क्या होता है, कुल स्थिर लागत, स्थिर लागत। ये भी याद रखिएगा क्योंकि पेपर में पूछ सकता है ये भी। तो जितने लोग भी यहाँ पे डी बोल रहे हैं कि एएफसी अर्थात औसत स्थिर लागत जो होता है, ये क्या एक सेकेंड रुक जाइए, एएफसी, ठीक है, ठीक है, एक सेकेंड रुक जाइए। एएफसी जो होता है ये, अच्छा टीएफसी, ठीक, सॉरी सॉरी सॉरी, ये टीएफसी की बात कर रहा है, तो ये कुल स्थिर लागत होती है ना, मैंने मिस्टेक कर दिया। ये क्या होता है, ये कुल स्थिर लागत होता है, ठीक है। और एएफसी जो होता है ये औसत स्थिर लागत होता है, बिल्कुल ठीक है। और क्यू क्या होता है, वस्तु की मात्रा होती है, ठीक है। अर्थात ये जो टीक्यू होता है ये टोटल आउटपुट होता है। क्या होता है, टोटल आउटपुट होता है, आउटपुट, ठीक है। ये थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो गया। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ जितने लोग भी डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल हो जाएगा। अगला प्रश्न कि कर की मात्रा की तुलना में कीमतों में वृद्धि कम होती है जब, चलिए भाई बताइए इस प्रश्न का उत्तर करिए। ऑप्शन नंबर, कर की मात्रा की तुलना में
कीमतों में वृद्धि कम होती है, मतलब कर की मात्रा बढ़ रही है लेकिन कीमत उतना ज्यादा नहीं बढ़ रहा है। ध्यान से देखिएगा सर, आराम से करिएगा, प्यार से और धैर्य से, है ना? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अभी फर्म जो है वो विशिष्टीकरण हासिल नहीं की है, तभी ऐसी कंडीशन मिल रही है कि कर की मात्रा ज्यादा है और कीमतों में वो फर्म वृद्धि कम कर पा रही है। इसका कारण ये है कि फर्म की औसत लागत अभी भी स्थिर नहीं हुई है। फर्म लागत वृद्धि नियम के अंतर्गत उत्पादन कर रही है, अर्थात अभी फर्म जो है वो इस चरण के अंतर्गत है, अर्थात अभी उसे विशिष्टीकरण प्राप्त करने की जरूरत है। तो कर की मात्रा की तुलना में अगर जो कीमत में वृद्धि कम हो रही है तो इसका मतलब सीधा सीधी यही है कि फर्म लागत वृद्धि नियम के अंतर्गत उत्पादन कर रही है, अर्थात अभी फर्म के लागतों में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है और औसत लागत जो है अभी स्थिर नहीं हुआ है। चलिए, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं दोस्तों कि आप कॉन्सेप्ट को पढ़ा करिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जहां पे आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े, जहां पे आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। अगर जो कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं भैया तो उसको रट्टा मार के तैयार नहीं किया जा सकता। आपकी इसी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए जा रहे हैं, साथ ही साथ कंप्लीट आपको नोट्स दिए जा रहे हैं, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर और करंट। विश्वास से मैं कह रहा हूं दोस्तों, अगर जो आप ईमानदारी से एप्लीकेशन पे सारी चीजों को फॉलो करते रहेंगे, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो कहीं भी इधर उधर से कुछ भी आपको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं, लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ आपको कोर्स मिलता है। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, उत्तराखंड लेक्चरर, बिहार टीजीटी पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट, सबका बैच अलग अलग है। एडमिशन की फीस केवल और केवल 2000 रुपए है। आपको इस नंबर पे फीस पेमेंट करनी होगी, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से आप फीस पेमेंट करेंगे और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। किसी भी इंक्वायरी के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चलिए बताइए सर क्या होगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, औसत लागत के न्यूनतम बिंदु पे, यहीं पे फर्म क्या होती है, साम्य अर्थात संतुलन की अवस्था में होती है। फर्म यहीं पे तो साम्य की अवस्था में होती है जहां पे क्या होता है, ये वृद्धिमान होता है और ये स्थिर होता है और ये ह्रासमान होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि फर्म अपने औसत लागत को बिल्कुल न्यूनतम कर लेता है। उसके पास जो उत्पादन के साधन है, उस उत्पादन के साधनों का प्रयोग करके वो मैक्सिमम उत्पादन कर रहा है, अर्थात वो दूसरी कंडीशन में है, द्वितीय अवस्था में है और यहीं पे ये संतुलन की अवस्था में है और दीर्घ काल में ये हमेशा ही सामान्य लाभ कमाता है। तो औसत लागत के न्यूनतम बिंदु पर अगर जो उत्पादित होता है तो उस फर्म को क्या बोलेंगे, अनुकूलतम उत्पादन बोलेंगे। जैसे पार्ले जी बिस्कुट जो है, उसकी जो कंपनी है वो अनुकूलतम उत्पादन कर रही है, ठीक है। लाइफ बॉय की जो कंपनी है वो क्या कर रही है, अनुकूलतम उत्पादन कर रही है। क्यों? क्योंकि उनकी औसत लागत जो है वो बहुत लंबे समय से स्थिर है, ठीक है, और उन्हें सामान्य लाभ की प्राप्ति हो रही है। अगला प्रश्न, चलिए भाई, कि आर्थिक लागत को वैकल्पिक रूप में इस तरह अभिव्यक्त किया जा सकता है। किस तरह अभिव्यक्त किया जा सकता है भैया? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो भैया एक होता है लेखांकित लागत और दूसरा होता है निहितार्थ लागत। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। ये लेखांकन लागत को और क्या बोला जाता है, और निहितार्थ लागत को और क्या बोला जाता है, याद आ रहा है कि नहीं? अरे भाई, यही अस्पष्ट लागत प्लस अस्पष्ट लागत होता है। स्पष्ट लागत में क्या होता है कि जब आप कोई फर्म स्थापित करने जा रहे हैं, कोई उत्पादन करने जा रहे हैं, तो आपको भूमि की जरूरत होगी, आपको श्रमिक की जरूरत होगी, आपको टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी। जब ये सारी चीजें पे पैसा आप खर्च करेंगे तो उसे स्पष्ट लागत के अंतर्गत रखा जाएगा। और अगर जो आपकी खुद की भूमि है, खुद का आपका श्रम है, तो ये निहितार्थ लागत के अंतर्गत आता है, अर्थात अस्पष्ट लागत के अंतर्गत आता है। तो जितने लोग भी डी बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा सर।
अगला प्रश्न ये रहा कि जब कोई फर्म वाह्य मितव्ययताएं प्राप्त करती है तब उसका लागत वक्र होता है। देखिए दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, जिंदगी में कभी भी गलत ना करिएगा। बाह्य मितव्ययता और आंतरिक मितव्ययता की अवधारणा किस अर्थशास्त्री के द्वारा दिया गया था, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और बाह्य मितव्ययता का मतलब ये होता है कि अगर जो कोई ये एक उद्योग है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये साबुन उद्योग है, इस साबुन उद्योग में लक्स एक फर्म है, लाइफ बॉय एक फर्म है, ठीक है, डव एक फर्म है, ठीक है, ये सब फर्में हैं। और अगर जो आप ये चाह रहे हैं कि आप भी साबुन का एक निर्माण करें, आप भी साबुन का उत्पादन करें, तो आपने भी एक फर्म की स्थापना की, ठीक है। आपने मान लीजिए कि इस फर्म का नाम रख दिया सौंदर्य साबुन, ठीक है। आपने सोचा कि चलो हम अब सौंदर्य साबुन को मार्केट में बेचेंगे। तो ऐसी स्थिति में अगर जो आप सौंदर्य साबुन लॉन्च कर रहे हैं, तो आपके वजह से जब आप उद्योग में एंट्री करेंगे, तो आपके वजह से अगर जो इन फर्मों को लाभ मिल रहा है, तो इसे ही बोलेंगे बाह्य मितव्ययता। और आंतरिक मितव्ययता का मतलब क्या हुआ कि जब लक्स हो गया, लाइफ बॉय हो गया, डब हो गया, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये अपने उत्पादन के कारकों में क्या कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं। जैसे भूमि में, पूंजी में, श्रम में, टेक्नोलॉजी में परिवर्तन करके अगर जो लाभ कमा रहे हैं, तो उसे आंतरिक मितव्ययता बोलते हैं। और बाह्य मितव्ययता का मतलब ये हुआ कि उद्योग में जब कोई नई फर्म एंट्री करेगी, तो उसके कारण जो लाभ मिलेगा उसे बाह्य मितव्ययता बोलेंगे। तो आंतरिक मितव्ययता और बाह्य मितव्ययता की अवधारणा किस अर्थशास्त्री ने दिया था, आपने कमेंट करके बताया नहीं, मैं बहुत देर से आपसे पूछ रहा हूं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं कि ये नीचे के तरफ खिसक जाते हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर उद्योग में कोई नई फर्म एंट्री करती है और नई फर्म के एंट्री होने के कारण किसी फर्म को लाभ मिल रहा है, तो इसे बाह्य मितव्ययता बोला जाता है। सर बताएंगे, बताया नहीं आपने, किसी ने कमेंट करके नहीं बताया कि आंतरिक मितव्ययता और बाह्य मितव्ययता की बात किस अर्थशास्त्री ने किया। अच्छा कुछ लोग बताएं, यंग साहब और मार्शल साहब, एब्सोल्युटली ठीक है, यंग को अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न खूबसूरत सा है, बहुत सारे लोग गलत करते हैं कि सर अल्पकालीन साम्य की अवस्था में पूर्ण प्रतियोगी फर्म। अब देखिए जब भी अल्पकाल की बात हो रही है ना सर, तो आप मान के चलिए कि ये 0 से 16 महीने की बात हो रही है, ठीक है, अमूमन, या साल भर की बात हो रही है, 2 साल की बात हो रही है, इस तरीके का एक समय मान लीजिए। दीर्घकाल की जब बात होगी तो आप मान के चलिए कि 20 साल से ऊपर की बात हो रही है। तो अल्पकालीन साम्य की अवस्था में पूर्ण प्रतियोगी फर्म, अब आपने तो पढ़ा होगा, आपको तो रटा होगा कि पूर्ण प्रतियोगिता में जो फर्में होती हैं वो हमेशा ही सामान्य लाभ कमाती हैं, ठीक है, सामान्य लाभ कमाती है, क्योंकि कंपटीशन बहुत होता है, क्रेता और विक्रेता सबको बाजार का ज्ञान होता है, तो हमेशा ही पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्में सामान्य लाभ कमाती हैं। लेकिन ऐसा सही नहीं है। अल्पकाल के अंतर्गत फर्म को क्या हो सकता है, अप्रत्याशित लाभ हो सकता है। जैसे आपने देखा कि कोविड के टाइम में जो कंपनी सैनिटाइजर बना रही थी, जो कंपनी मास्क बना रही थी, उन्हें अप्रत्याशित लाभ मिला, बहुत ज्यादा लाभ मिला। लेकिन अब वर्तमान समय में अर्थात दीर्घकाल में सैनिटाइजर और मास्क की डिमांड उतनी ज्यादा नहीं है, तो उनको 2-3 साल तो यहाँ पे खूब लाभ मिला, लेकिन अब उनको लाभ नहीं मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में अल्पकाल में फर्में लाभ भी कमा सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि अल्पकाल में फर्मों को हानि भी हो जाए। जैसे कोविड काल में क्या हुआ था, कोविड काल में क्या हुआ था कि कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता था, लोग कहते थे नहीं कोल्ड ड्रिंक नहीं पिएंगे, खांसी आ जाएगा, घर वाले क्वारंटाइन कर देंगे। तो जो जो कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी थी उसको नुकसान भी हुआ। और ऐसे भी हो सकती है कि कुछ फर्में ऐसी हो जिसे न लाभ हो न हानि हो, क्योंकि साबुन का इस्तेमाल सभी को करना था, दूध का उपयोग सभी को करना था, तो इन्हें बहुत ज्यादा न लाभ हुआ न बहुत ज्यादा हानि हुआ, तो उपरोक्त सभी। अगला अगला कि दीर्घकालीन साम्य की अवस्था में सभी फर्में पूर्ण प्रतियोगिता में क्या करती हैं। चलिए सर बताइए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए, ईच एंड एवरी डे जुड़ा करिए,
मोटिवेटेड रहिए, उत्साहित रहिए, क्योंकि निराशावान व्यक्ति जिंदगी में कभी भी कोई युद्ध नहीं जीता है। युद्ध वही जीता है जो क्या हो, आशावादी प्रवृत्ति का हो। युद्ध वही जीता है जो क्या हो, आशावादी प्रवृत्ति का हो। निराशावान व्यक्ति तो क्या होता है, कायरों की श्रेणी में आता है। तो भाई एक ही जिंदगी मिली है, ठीक है, तो निराशावादी नहीं बनना है, आशावादी बनना है। जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिंदगी थोड़ी सी परीक्षा ले रही है, और आपको ये, बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता है कि वो कितना बड़ा अपनी जिंदगी का काम कर रहे हैं। अगर जो आपको एक नौकरी मिल जाएगी ना, तो आपकी 3 पीढ़ी सुधर जाने वाली है ना। 3 पीढ़ी सुधर जाएगी अगर जो एक आपको नौकरी मिलती है तो इस बात को ध्यान से समझिए, आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, छोटा काम नहीं कर रहे हैं। और लोग पढ़ क्यों नहीं पाते हैं, पढ़ आप इसलिए नहीं पाते हैं क्योंकि आपके पास मोटिवेशन का अभाव है। अभी मैं क्लास लेने से पहले देख रहा था कि श्रीलंका बोर्ड ने बीसीसीआई को साथ फोन किया था। तो वो एक छोटी सी न्यूज थी, कोई एक लड़का ही था और वो न्यूज बता रहा था, और उसको देखने वाले कम से कम 50,000 लोग थे, उसके न्यूज को देख रहे थे। क्या वो 50,000 लोग सभी लोग रोजगार प्राप्त हैं? उसमें से मैक्सिमम बेरोजगार होंगे। कि भाई श्रीलंका बोर्ड ने बीसीसीआई को फोन किया, तो ठीक है, उनका कोई अपना पर्सनल मामला रहा होगा तो किए होंगे। तो अब उस वीडियो को तो आप देख रहे हैं, लेकिन आपका भविष्य कैसे बेहतर हो सकता है, आपका भविष्य कैसे सुरक्षित हो रहा है, इसके बारे में आप नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि जिंदगी में आपको करना क्या है, या आप करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको क्या मिलेगा। तो मोटिवेटेड रहिए, हमेशा मोटिवेटेड रहिए, जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा कि दीर्घकालीन साम्य की अवस्था में सभी पूर्ण प्रतियोगी फर्म क्या करती हैं? सर, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है कि दीर्घकालीन साम्य की अवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्में जो होती है वो हमेशा और हमेशा ही सामान्य लाभ कमाती है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत बहुत सारे क्रेता होते हैं, बहुत सारे विक्रेता होते हैं, बाजार का ज्ञान सभी को होता है। कोई भी क्रेता, कोई भी विक्रेता कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न, औसत आगम वक्र का दूसरा नाम क्या है? और देखिए दोस्तों, अगर जो प्रयास करके आप जिंदगी में असफल भी हो जाएंगे ना, तो जिंदगी से आपको कोई शिकायत नहीं रहेगी। अपने आंखों में आंख डाल के आप किसी भी पॉइंट पे बोल सकते हैं कि हमने मेहनत बहुत किया, अपनी तरफ से हमने कोई कसर नहीं छोड़ा, और नहीं हुआ तो नहीं हुआ, फिर भगवान की मर्जी, जैसे रखना था वैसे रखे। लेकिन अगर जो बिना प्रयास किए सफल हो जाएंगे, तो जिंदगी भर अपने आप को कोसेंगे, कहेंगे काश मेहनत कर लिए होते, है ना, काश मेहनत कर लिए होते। और अगर जो आप मेहनत कर लेंगे तो एक कायदे के इंसान तो बन ही जाएंगे, एक ऐसे बेहतरीन पर्सनालिटी तो आप हो ही जाएंगे कि आप जिंदगी को ठीक तरीके से जी सकेंगे, और जिंदगी में कुछ ना कुछ जरूर कर पाएंगे, कुछ ना कुछ बड़ा जरूर कर पाएंगे। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है सर कि औसत आगम वक्र का दूसरा नाम क्या है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं बी बोल रहे हैं, तो जितने भी महानुभाव बी बोल रहे हैं मांग वक्र, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। औसत आय वस्तु का क्या होता है? मूल्य ही तो होता है ना। औसत आय आय क्या होता है? वस्तु का मूल्य होता है। क्यों होता है? क्योंकि औसत आय वक्र जो उत्पादन तथा औसत आय के मध्य संबंध की व्याख्या करता है, वा, वास्तव में यही तो मांग वक्र होता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला सर, इस प्रश्न को तो सभी लोग किए ही होंगे। अब देखिए, अगर जो कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे तो इस प्रश्न को 1 सेकंड के अंदर अंदर आप कर लेंगे। अगर जो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े होंगे तो 2 घंटे भी आपको दे दिया जाएगा तो इस प्रश्न को नहीं कर पाएंगे। सभी लोगों से निवेदन है कि आप वीडियो को एक बार लाइक कर दिया करिए और शेयर भी जरूर कर दिया करिए। ईच एंड एवरी डे आप क्लास को 7 बजे से ज्वाइन करिए इकोनॉमिक्स की, और 5 बजे ज्वाइन करिए इतिहास की, अर्थात हिस्ट्री की भी क्लास शाम को 5 बजे से प्रत्येक दिन होती है। तो आप मुझे ज्वाइन करिए, बहुत मजा आएगा।
मैं ही क्लास ले रहा हूँ और इकोनॉमिक्स तो भाई 7 बजे से चलती थी, चलती है और चलती रहेगी, है ना। चलिए सर, क्या उत्तर आ रहा है बताइए। ये तो सबको पता होगा कि सर जी AR=MR, ये क्या है, ये पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत सामान्य लाभ है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत जो फर्में होती हैं वो हमेशा ही सामान्य लाभ कमाती हैं, क्योंकि ये अगर जो उद्योग है तो उद्योग क्या करता है, मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पे कीमतों का निर्धारण करता है, और जब कीमतों का निर्धारण करता है तो इसी कीमत पर एक फर्म जितने चाहे प्रोडक्ट मार्केट में बेच सकती है। तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत दीर्घकाल में हमेशा ही क्या होता है, सामान्य लाभ मिलता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या उत्तर होगा भाई। कि बाजार संरचना के किस रूप में एक फर्म का अपने उत्पाद की कीमत के ऊपर नियंत्रण लगभग शून्य होता है। बिल्कुल ठीक है। बाजार संरचना के किस रूप में फर्म का अपने उत्पाद की कीमत के ऊपर नियंत्रण लगभग शून्य होता है। तो दोस्तों पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कीमतों का निर्धारण बाजार की मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पे उद्योग करता है। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कीमतों का निर्धारण मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पे एक उद्योग करता है, ठीक है। और जो उद्योग के द्वारा कीमत का निर्धारण किया जाता है, इसी कीमत पर एक फर्म जितनी चाहे प्रोडक्ट को मार्केट में बेच सकती है। तो कोई भी फर्म पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत क्या कर सकता है, कीमत को निर्धारित नहीं कर सकता है, वो कीमत को स्वीकार करता है। तो कीमत को स्वीकार करने वाला होता है दोस्तों फर्म जो होती है पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत, वो कीमतों को स्वीकार करने वाली होती है, न कि कीमतों को निर्धारित करने वाली। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि दीर्घकाल में किसी वस्तु का अंकित मूल्य बराबर होता है उसके उत्पादन की न्यूनतम औसत लागत के जब विद्यमान हो। देखिए कितना खूबसूरत सा प्रश्न, कितना बेहतरीन सा प्रश्न है सर। कीमत, सीमांत लागत और औसत लागत कब बराबर होता है। कीमत, सीमांत लागत और औसत लागत कहाँ पे बराबर होता है सर, बताइए। तो आप कहेंगे सर जी पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत, यही तो, कि अंकित मूल्य प्राइस और औसत लागत बराबर अगर जो है तो इसका मतलब क्या हो गया, पूर्ण प्रतियोगिता हो गया। क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत आप सभी लोग को पता ही है कि जो फर्में होती हैं उनका औसत लागत जो होता है वो न्यूनतम होता है, और उसी न्यूनतम औसत लागत पे वो क्या करती हैं, प्राइस का निर्धारण भी करती हैं, और वो सामान्य लाभ कमाती हैं। क्यों सामान्य लाभ कमाती हैं, क्योंकि सबको पता होता है भैया कि बाजार कैसे चल रहा है, किस वस्तु का कितना मूल्य है। अगला, आज थोड़ा सा जल्दी जल्दी सेशन हो रहा है क्या, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल कारण की वजह से 10 मिनट क्लास आज आप लोगों की लेट हो गई। तो इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि जल्दी जल्दी सेशन खत्म हो रहा है। ठीक चल रहा हूँ कि स्लो चल रहा हूँ कि तेज चल रहा हूँ, कैसा चल रहा हूँ बताइए। ठीक चल रहा है ना। पुस्तक का नाम बताइए रिकार्डो साहब के, मुझे पता है सब बता देंगे। इस पुस्तक का नाम बताइए रिकार्डो साहब का। डेविड रिकार्डो ने क्या कहा था कि लगान पृथ्वी का वह भाग है जो भूस्वामी को मृदा की मूल और अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के लिए दिया जाता है। तो ये बात कहा था दोस्तों किसने, डेविड रिकार्डो ने कहा था। किस पुस्तक में कहा था, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन में ये बात उन्होंने कही थी कि लगान पृथ्वी का वह भाग है जो भूस्वामी को मृदा की मूल और अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के लिए दिया जाता है। अर्थात जो भूमि का स्वामी है, अगर जो रोहन के पास भूमि है, मान लीजिए सोहन के पास भूमि है, और सोहन के भूमि पे रोहन अगर जो क्या कर रहा है, उत्पादन कर रहा है,
तो ये जो सोहन की भूमि है ना, ये मौलिक और अविनाशी शक्ति, इसे नष्ट नहीं किया जा सकता है, और इसी के कारण सोहन लगान किससे लेगा? रोहन से लेगा। ठीक है, अगला, जैसे जो लोग गांव में से होंगे वो जानते होंगे, अधिया कहते हैं ना कि हमारा जो खेत है वो अधिया पे दिया गया है या बटाई पे दिया गया है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि भूमि किसी और का होता है, उस भूमि पे कृषि का कार्य कोई और करता है, और जो फसल उपजता है उसका लोग आधा आधा बांट लेते हैं। वही रिकार्डो साहब ने कहा है ना। सभी लोग गांव से होंगे। क्या उत्तर होगा भाई? कि लगान के आधुनिक सिद्धांत के अनुसार, एक बार ऐसे ही मैं पढ़ा रहा था ऑफलाइन कोचिंग में, बोल दिया कि अगर जो आप गांव से होंगे तो जानते होंगे, और फिर बोल दिया सभी गांव वाले हैं। एक लड़की थी वो उठ के भड़क गई, भाई सर कैसे कह दिए कि हम देहाती हैं? वो कह रही है कि सर आपने कैसे कह दिया कि हम देहाती हैं, हम शहर के हैं। तो किसी किसी को बात लग जाती है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। लगान के आधुनिक सिद्धांत के अनुसार, फिर उसको बाद में मुझे कहना कर पड़ा कि अरे भाई ठीक है, मैं भी गांव का ही हूँ इसीलिए बोल दिया। तब जाके वो थोड़ी सी शांत हो गई। चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताइए कि लगान के आधुनिक सिद्धांत के अनुसार लगान क्या होता है? तो जितने जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? लगान इज इक्वल टू वास्तविक आय माइनस हस्तांतरण आय। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कि लगान के आधुनिक सिद्धांत के अनुसार लगान जो है वो कौन, लगान इज इक्वल टू वास्तविक आय माइनस हस्तांतरण आय। ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। और ये जितने भी शहर में बसे सब गांव से ही आगे बसे, पहले इतना ज्यादा शहर कहाँ था भाई। ठीक है, तो किसी को अगर जो ये कंफ्यूजन है, और गांव में तो यार इतना सुकून है कि जिंदगी का असली मजा तो गांव में ही है। लेकिन थोड़ी सी बेसिक सुविधाएं अगर जो बेहतर हो जाए, बेसिक सुविधाएं बेहतर हो जाए, गांव में लोगों को रोजगार मिले, गांव में अगर जो बिजली की व्यवस्था अच्छी हो जाए, ठीक है, परिवहन की व्यवस्था अच्छी हो जाए, तो गांव तो यार स्वर्ग है। गांव क्या है? स्वर्ग है। पेड़ की छाया में बैठ जाइए, ठीक है, मजा आ जाएगा जीवन का। आपको मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो शहर के लोग मेडिटेशन करते हैं ना, मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना सुकून मिलता है। आभास लगान है, आभास लगान है। आभास लगान क्या है सर, किसने दिया था? आभास लगान की अवधारणा मार्शल साहब। ठीक है, तो मार्शल साहब ने क्या कहा था? अधिशेषवतः, अधिशेषवत अर्थात आभास लगान जो होता है अल्पकाल में मानव निर्मित मशीनों एवं अन्य उपकरणों से क्या होता है? व्युत्पन्न होता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो अल्पकाल में मानव निर्मित मशीन एवं अन्य उपकरण से जो आय प्राप्त होता है वही दोस्तों क्या होता है? आभास लगान होता है। तो जितने भी महानुभाव डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, अभिकथन और तर्क। चलिए सर बताइए क्या उत्तर होगा? क्या बोल रहे हैं सर? ऑप्शन नंबर, चलिए थोड़ा आराम से धैर्य से। कि अभिकथन दिया गया है कि एक श्रमिक ओवर टाइम काम करने के लिए तत्पर होता है, ठीक, और उद्योग अपने कर्मचारियों को दक्षता मजदूरी का भुगतान करता है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल ठीक। थोड़ा आराम से सर, थोड़ा आराम से।
एक श्रमिक जो होता है वो ओवर टाइम करने के लिए तत्पर होता है सर, देयर इज नो डाउट, 100% ठीक है, क्योंकि श्रमिक को ये पता है कि अगर जो 2 घंटे हम ज्यादा काम करेंगे तो हमें क्या होगा, पैसा ज्यादा मिलेगा। तो एक जो श्रमिक होगा वो हमेशा ही ये प्रयास करता है कि क्या कर ले, हम थोड़ा सा ओवर टाइम कर लें ताकि थोड़ा सा पैसा हमें ज्यादा मिल जाए। आपने सुना होगा बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम काम भी करते हैं फिर ओवर टाइम भी करते हैं। तो अपनी सैलरी को बढ़ाने के लिए एक श्रमिक ओवर टाइम करने के लिए तत्पर होता है, देयर इज नो डाउट, 100%। उद्योग अपने कर्मचारियों को दक्षता मजदूरी का भुगतान करता है, बात ये भी ठीक है। जो मैनेजर है उसकी सैलरी अलग होगी, जो जो छोटा मैकेनिक है उसकी सैलरी कम होगी, जो बड़ा मैकेनिक है उसकी सैलरी ज्यादा होगी। तो बात तो दोनों ठीक है, लेकिन एक दूसरे से कहीं कोई कनेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। अगर जो ये दूसरे से एक दूसरे से कोई कनेक्ट नहीं कर रहा है, तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक होगा सर, क्योंकि एक श्रमिक ओवर टाइम करने के लिए तत्पर होगा, क्योंकि अगर जो ज्यादा काम करेगा तो ज्यादा पैसा मिलेगा, कम काम करेगा तो कम पैसा मिलेगा। और उद्योग अपने कर्मचारी को दक्षता मजदूरी का भुगतान करता है, जो श्रमिक जितना दक्ष होगा उसे उतना ही मजदूरी दी जाएगी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, कि मजदूरी के निर्धारण में निम्नलिखित कारकों पर विचार करें। मजदूरी कैसे निर्धारित होता है बताइए सर। ये इकोनॉमिक्स नहीं है, ये आपकी जिंदगी में घटित होता है। मजदूरी कैसे निर्धारित होता है भाई, बताइए। आप कहते हैं ना कि शहरों में मजदूरी ज्यादा है और गांव में मजदूरी कम है, क्यों है, क्योंकि गांव में श्रमिकों की संख्या ज्यादा है और मांग कम है मजदूरी की, ठीक है। जबकि वहीं शहरों में बिल्डिंग्स बन रहे हैं तो वहां पे श्रमिकों की मांग ज्यादा है। तो शहर गांव से लोग शहरों की तरफ क्यों पलायित हो रहे हैं, इसीलिए पलायित हो रहे हैं क्योंकि शहर में आसानी से उन्हें कार्य मिल जा रहा है और गांव में उतनी आसानी से काम नहीं मिल पा रहा है। तो श्रम की मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पे बिल्कुल 100% ठीक है, ठीक है, ठीक है। गांव में अभी कल हम लोग पढ़े थे एक क्वेश्चन कि गांव में क्या हो रहा है कि मजदूरी कम है और शहर में मजदूरी ज्यादा है। गांव में मजदूरी कम क्यों है, क्योंकि श्रमिक की मांग जो है वो कम है और श्रमिकों की पूर्ति ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है कि मजदूरी जो यहाँ पे होगी, मजदूरी जो होगी वो क्या होगी, कम होगी। और वहीं ये गांव का सिनेरियो है, ये ग्रामीण इलाकों का सिनेरियो है। और शहरी क्षेत्रों में क्या है कि भैया यहाँ पे मांग ज्यादा है, श्रमिकों की मांग ज्यादा है, लेकिन श्रमिकों की पूर्ति बहुत ज्यादा नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे मजदूरी क्या है, ज्यादा है, मजदूरी क्या है, ज्यादा है। तो मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पे मजदूरी का निर्धारण होता है। और श्रम की एमआरपी क्या होती है, बराबर होती है सीमांत मजदूरी के। तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत हम लोग देखते हैं ना कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत जो एक फर्म होती है वो अपने श्रमिकों को उनकी सीमांत उत्पादकता के बराबर क्या करती है, मजदूरी देती है, क्योंकि मजदूर को भी पता होता है कि भैया मजदूरी हमारी क्या है। एमआरपी श्रम की औसत उत्पादकता नहीं, एमआरपी औसत मजदूरी नहीं। तो जितने लोग भी यहाँ पे ए बोल रहे हैं, एक और दो बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला, अगला कि सीमांत उत्पाद का मूल्य बराबर होता है, किसके बराबर होता है भैया, बिल्कुल ठीक, सीमांत उत्पाद का मूल्य बराबर होता है, सीमांत उत्पाद, बिल्कुल ठीक है। तो क्या होता है भैया, जब सीमांत भौतिक उत्पादन को मूल्य या औसत आय से गुणा कर दिया जाता है तो जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे ही सीमांत उत्पाद का मूल्य बोला जाता है सर। तो क्या उत्तर आ जाएगा, जितने भी महानुभाव क्या बोल रहे हैं,
बी बोल रहे हैं MPP इंटू AR। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। दोस्तों जिन लोगों ने भी अभी तक इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट की क्लास नहीं ज्वाइन की है, आप जरूर ज्वाइन करिए। आप हमारे साथ जुड़े हैं तो मैं ये चाहता हूँ कि आप सिलेक्शन प्राप्त करके जाएं, क्योंकि देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि 60% प्रश्न ऐसे हैं जो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके एग्जाम में सही कर पाएंगे, लेकिन स्टिल 30 से 40 प्रश्नों को सही करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे, और यही 30 से 40% प्रश्न ये निर्धारित करेंगे कि आप सफल होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि 60% पे सफलता नहीं मिलती है, सफलता 80% पे मिलती है, 85% पे मिलती है। तो दोस्तों आपके इसी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट सिंपल सटीक साधारण भाषा में पढ़ाए जा रहे हैं। कंप्लीट आपको इकोनॉमिक्स के नोट्स भी दिए जा रहे हैं, एक तरफ कॉन्सेप्ट पढ़ते रहिए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए, टेस्ट सीरीज दिए जा रहे हैं, टेस्ट दीजिए, देखिए कि तैयारी कैसी चल रही है। साथ ही साथ दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट सब कुछ प्रोवाइड कराना हमारी जिम्मेदारी है। बस आप ईमानदारी से एप्लीकेशन पे पढ़ते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, वहाँ पे आपको लाइव क्लास भी मिलती है, रिकॉर्डेड क्लास भी मिलती है। जितनी बार चाहेंगे जितने बार चाहेंगे उतने बार आप क्लास को कर सकते हैं। एडमिशन ओपन है, एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपये है। तो आपको एडमिशन लेने के लिए अपनी फीस इस नंबर पे पेमेंट करनी होगी, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से आप फीस पेमेंट करेंगे और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। किसी भी इंक्वायरी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। आरक्षित मजदूरी का अर्थ क्या होता है सर? आरक्षित मजदूरी का अर्थ क्या होता है? देखिए इतने सारे लोग गलत कर रहे हैं, इतने सारे लोग गलत क्यों कर रहे हैं भैया? आरक्षित मजदूरी का अर्थ ये होता है कि वह न्यूनतम मजदूरी जिस पर व्यक्ति कार्य करने के लिए क्या होता है, इच्छुक होता है। ठीक है, तो आरक्षित मजदूरी का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि ऐसी न्यूनतम मजदूरी जिस पर व्यक्ति क्या करता है, कार्य करने के लिए इच्छुक होता है, उसे ही आरक्षित मजदूरी कहा जाएगा। जैसे आप क्या है, आप सोचते हैं ना कि चलो भैया 60-70 हजार रुपए अगर जो हमें सैलरी मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, पढ़ाने के लिए तैयार हो जाएंगे। कुछ को अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो कहेगा हमको 40,000 मिल जाए तो हम पढ़ाने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो एक ऐसी न्यूनतम मजदूरी जिस पे कार्य करने के लिए आप इच्छुक हो जाएं, उसे ही आरक्षित मजदूरी कहा जाता है। अगला, श्रम शक्ति का निम्नलिखित में से उपयुक्त मदों में से मिलान करें। श्रम शक्ति, चलिए सर बताइए। श्रम शक्ति, श्रम शक्ति मतलब ऐसे लोग जो 15 से 64 वर्ष के बीच में जी रहे हैं। ठीक है, 15 से 64। हम कहते हैं ना कि हमारे देश की श्रम शक्ति कितनी है, मतलब ऐसे लोग जो हर प्रकार के कार्य कर सकते हैं, जोखिम भरे कार्य, उद्योग में जोखिम भरे कार्य भी कर सकते हैं। इसीलिए इसीलिए दोस्तों भारत की अर्थव्यवस्था और चाइना की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा अंतर यह है कि हमारी जो श्रम शक्ति है वो बहुत ज्यादा है चाइना के कंपैरिजन। तो हमारा विकास करने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, और आने वाले समय में देखिएगा भारत की स्थिति बदलने वाली है। लेकिन चाइना की समस्या क्या है, जापान की समस्या क्या है, कि वहां पे भैया वृद्ध ज्यादा है। ये 15 से 64 के 15 से 64 के बीच वाले का अनुपात उतना नहीं है जितना भारत में है, तो उनके लिए चिंता का कार्य है। तो श्रम शक्ति में क्या होंगे, एक जो होंगे जिन्हें रोजगार प्राप्त होगा, दूसरे वो होंगे जिन्हें रोजगार नहीं प्राप्त होगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। तो 15 से 64 वर्ष के बीच जो लोग आते हैं उन्हें कहा जाता है कि ये क्या है, पूर्णतः किसी भी कार्य को कर सकते हैं, और इन्हीं लोगों को श्रम शक्ति के अंतर्गत शामिल किया जाता है। और इसमें एक होते हैं बेरोजगार और दूसरे होते हैं रोजगार। जो प्रचलित मजदूरी पे कार्य करने को तैयार हैं और उन्हें कार्य मिल रहा है, तो उन्हें रोजगार बोला जाएगा कि वो रोजगार प्राप्त व्यक्ति हैं। और जो प्रचलित मजदूरी पे कार्य करने के लिए तैयार हैं लेकिन फिर भी उनको कार्य नहीं मिल रहा है, तो उसे क्या बोला जाएगा कि ये बेरोजगार है। ठीक है, अगला,
चलिए सर बताइए कि वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत का विश्लेषण करते समय क्लार्क ने निम्नलिखित पर किस पर अधिक जोर दिया था? चलिए सर बताइए। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है, थोड़ा आराम से सर। बिल्कुल ठीक है। डी बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, इतना गलत क्यों हो रहा है भाई इस बीच? मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इसकी पुस्तक थी क्लार्क साहब की, और इसी में इन्होंने वितरण की सीमांत उत्पादकता सिद्धांत को दिया था, और सबसे ज्यादा जो दिया था वो जोर दिया था श्रम के लिए मांग पर। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। और क्या कहे थे कि भैया देखिए, अगर जो श्रमिकों को आप प्रयोग में ले रहे हैं, श्रमिकों को हायर कर रहे हैं, तो उनकी सीमांत उत्पादकता के बराबर आपको उनको मजदूरी देनी चाहिए। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के अंतर्गत जेबी क्लार्क साहब ने ये भी बात कही थी कि जो उत्पादन के साधन होते हैं, जो उत्पादन के साधन होते हैं, उनको उनकी उत्पादकता के बराबर पारितोषिक मिलता है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा सर। अगला, और जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आपसे भी निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिल जाए और आप क्लास को कर पाए, नियमित रूप से जुड़ पाए, है ना। चलिए अगला प्रश्न ये रहा कि करारोपण में प्रसारण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शन नंबर बिल्कुल, तो जितने लोग भी मैन्सफील्ड तथा कनाड की बात बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है। अब सर ये प्रसारण सिद्धांत क्या होता है? तो ये जो प्रसारण सिद्धांत मैन्सफील्ड और कनाड ने दिया था, उसमें ये कहा था, आसान से सुन लीजिए, जिंदगी में कभी भी भूलेगा नहीं, कि प्रसारण सिद्धांत के अंतर्गत मैन्सफील्ड तथा कनाड ने ये कहा था कि अगर जो राज्य, अगर जो कोई राज्य कोई टैक्स लगाता है, कोई टैक्स लगाता है, कोई कर लगाता है, तो ये स्वतः ही टैक्स जो है, कर का जो भार है, वो धीरे धीरे प्रसारित होकर के राज्य के सभी लोगों पर ये क्या होने लगेगा, लागू होने लगेगा। अमीर व्यक्ति से गरीब व्यक्ति पे और सबसे नीचे वाला जो व्यक्ति होगा उसके पास भी चला जाएगा। तो अगर जो राज्य कोई टैक्स लगाता है, तो स्वतः ही ये टैक्स प्रसारित होने लगता है, ठीक है, इसका प्रसार होने लगता है, और ये राज्य के सभी व्यक्तियों पर समान रूप से पड़ने लगता है, ठीक है। तो फिर कभी भूलेगा क्या सर, कभी भूलेगा क्या सर? नहीं भूलेगा ना, नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पे कर के भार के हस्तांतरण को क्या कहा जाता है? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पे कर के भार का हस्तांतरण, जैसे मान लीजिए कि अमूल दूध की कंपनी है, अमूल दूध की कंपनी पर, अमूल दूध की कंपनी है, इस पर गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, टैक्स लगा दिया, कर लगा दिया, ठीक है। तो अगर जो कर लगा दिया, तो अब अमूल दूध की कंपनी ने ये सोचा कि भैया अगर जो हम गवर्नमेंट के द्वारा लगाया गया टैक्स वहन करेंगे, तो हमारे लाभ में कमी आएगी। तो इसने किसके पास छोड़ दिया, इसने कहा कि जो उपभोक्ता होंगे वो इस टैक्स का वहन कर देंगे, और वो क्या कर दिया, कीमत में वृद्धि कर दिया, अपने प्रोडक्ट की कीमतों में वृद्धि करके टैक्स आपसे वसूल लिया। तो इसे क्या बोलेंगे, कर का विवर्तन बोलेंगे। कि टैक्स तो लगा अमूल कंपनी पे, लेकिन अमूल कंपनी ने ये टैक्स किसके ऊपर शिफ्ट कर दिया, उपभोक्ता के ऊपर, हमारे और आपके ऊपर। जो लोग भी अमूल दूध का पैकेट खरीदते होंगे उनको पता होगा दोस्तों, कि जो अमूल के दूध का पैकेट पहले 10 रुपए में आता था, अब 12 रुपए में हो गया। जो पहले अमूल का पैकेट 30 रुपए में आता था, वो हो गया है 34 रुपए का। और जो पहले 1 लीटर 60 रुपए का आता था,
अब वो हो गया है 66 रुपए का। तो उसने टैक्स, उसके ऊपर टैक्स गवर्नमेंट ने लगाया और उसने टैक्स हमारे और आपके ऊपर लगा दिया। ये हो गया हमारे कर का विवर्तन। अगला, कि एक कर का भार उपभोक्ता पर उत्पादक से अधिक होगा यदि, क्या होगा भाई? कर का भार उपभोक्ता पर उत्पादक से अधिक होगा, मतलब कर कौन वहन कर रहा है ज्यादा? उपभोक्ता। उपभोक्ता, ठीक है सर। कर कौन ज्यादा वहन कर रहा है? उपभोक्ता ज्यादा वहन कर रहा है। इसका मतलब कि वही बात मैं बोलूंगा कि अमूल कंपनी ने उत्पादक पे सरकार ने अमूल कंपनी अर्थात उत्पादक पे टैक्स लगाया, कर लगाया, लेकिन ये उत्पादक क्या कर दिया? ये उपभोक्ता पे शिफ्ट कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि जो अमूल दूध का लोग प्रयोग करते हैं, अब उनके पास और कोई सब्स्टिट्यूट नहीं बचा है। अमूल कंपनी ने अपने आप को ऐसे स्थापित कर लिया है कि लोग उसी के मिल्क को इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो उपभोक्ता है ना, इनके पास कहीं और इधर उधर भागने का चारा नहीं है, कहीं और इधर उधर ये जा नहीं सकते हैं। तो इनकी मांग क्या है? अधिक बेलोचदार है। मतलब ये जो उपभोक्ता है अपने मांग में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, तो कर का सारा भार इनके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अगला, कर का संपूर्ण बोझ उपभोक्ता द्वारा वहन किया जाता है यदि, उपभोक्ता अर्थात फिर उपभोक्ता अर्थात हम और आप, कर का भार कब हम लोग वहन करेंगे भैया? चलिए भाई, तो इजी सी बात है। मद की मांग क्या हो? अलोचशील हो तथा पूर्ति पूर्तिया लोचशील हो। मतलब पूर्ति में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन मांग में परिवर्तन नहीं हो सकता है। ठीक है, अभी मैंने अमूल दूध का उदाहरण आपको दिया। क्यों दिया भैया? क्यों अमूल दूध का प्रयोग आप करेंगे? क्योंकि वो आपके लिए विश्वसनीय हो गया है। ठीक है, अगला, या माचिस का उदाहरण ले लीजिए। माचिस का उदाहरण ले लीजिए, बहुत सारे उदाहरण है, अलग अलग समय पे अलग अलग उदाहरण बताता हूँ। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जितने लोग भी इतिहास पढ़ने वाले हैं, हिस्ट्री की क्लास करने वाले हैं, वो शाम को 5 बजे से क्लास हो रही है, रोज होगी। आप 5 बजे हमें ज्वाइन किया करिए लाइव स्टडी इलाहाबाद के यूट्यूब चैनल पे, यहीं पे ज्वाइन करिए। ठीक है, अगला, करारोपण में ऊर्ध्व क्षमता का क्या अर्थ होता है? एक होता है सर ऊर्ध्व क्षमता और दूसरा होता है क्षैतिज क्षमता। ठीक है, एक होता है ऊर्ध्व क्षमता टैक्सेशन के संबंध में, कर के संबंध में, एक होता है ऊर्ध्व क्षमता और दूसरा होता है क्षैतिज क्षमता। ठीक है, क्षैतिज क्षमता एक होता है करारोपण के संदर्भ में, टैक्सेशन के संदर्भ में, टैक्स के संदर्भ में। ठीक है, एक होता है क्षैतिज क्षमता और दूसरा होता है ऊर्ध्व क्षमता। तो ऊर्ध्व क्षमता हमें ये बताता है कि अलग अलग आय समूह के लोगों पे हमको क्या करना चाहिए? अलग अलग टैक्स लगाना चाहिए। अर्थात जिसकी आय बहुत ज्यादा है वो ज्यादा टैक्स देगा, जिसकी आय कम है वो कम टैक्स देगा। देखिए, आय के आधार पे टैक्स का बंटवारा किया गया है ना, कि इतना इतना से इतना आय होगा तो आपको इतना परसेंट टैक्स देना होगा, इतना से इतना आय होगा तो आपको इतना परसेंट टैक्स देना होगा। तो ये ऊर्ध्व क्षमता का उदाहरण है। और क्षैतिज क्षमता क्या होता है? अप्रत्यक्ष करों में बेसिकली देखने को मिलता है कि समाज के सभी वर्ग पे समान रूप से टैक्स लगाया जाता है। जैसे अगर जो 10 रुपए का साबुन खरीदते हैं, तो आप गरीब हैं या अमीर हैं, आप टैक्स समान रूप से भरेंगे। अगला, क्या उत्तर होगा भाई? एक कर प्रत्यक्ष कर कहलाता है यदि, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। अगर जो किसी किसी व्यक्ति के बारे में जानना हो कि वो कितना बातूनी है, तो
इस शब्द का इंतजार करिए कि हम तो किसी को कुछ कहते हैं नहीं, लेकिन फिर भी कहना पड़ता है। हम किसी को कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन फिर भी कह दे रहे हैं, ठीक है। जैसे जो बहुत ज्यादा बात नहीं होता है ना, जो बहुत दुनिया की बात करता है, इनकी बात उनसे, उनकी बात इनसे, जो सबकी बात सबसे करता है, वो सबसे ये बात बोलता है कि देखो हमारा और तुम्हारा संबंध अलग है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, अपने दिल की बात तुमको बता रहे हैं, है ना। हम किसी और से कहने नहीं जा रहे, लेकिन ये बात को तुम गोपनीय रखना या तुम गोपनीय रखनी। और ये बात वो एक लोगों से नहीं करता है, वो सबसे करता है। तो अगर जो कोई आपसे ये कह रहा है कि हम किसी से नहीं कहते, बस आप ही से कह रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि वो ये सेम सेंटेंस वो सबको चिपका रहा है। ये सेम सेंटेंस वो सबको चिपका रहा है। तो कभी आप उसके झांसे में आने का कभी भी आप उसके झांसे में ना आइए, ठीक है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि एक कर प्रत्यक्ष कर कहलाता है यदि। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए, एक कर प्रत्यक्ष कर कहलाता है। तो भैया प्रत्यक्ष कर वही होगा कि आपके ऊपर लगाया जाएगा और आपको ही टैक्स का वहन करना पड़ेगा। तो इसे क्या बोला जाएगा, प्रत्यक्ष कर कहा जाएगा। मतलब जिसका प्रभाव और करापात एक ही व्यक्ति पे पड़े। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक बोल हो जाएगा, ठीक है। जैसे इनकम टैक्स हो गया। अगला, वैसे हमसे अगर जो कोई कहे कि ये बात मैं आपसे ही केवल कह रहा हूँ और किसी से नहीं कहता हूँ, तो मैं उससे सीधा कहता हूँ आप हमसे भी ना कहिए, ठीक है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए सर। क्या उत्तर, और इस प्रकार के लोग बहुत खतरनाक होते हैं। इस प्रकार के लोग बहुत खतरनाक होते हैं, और खासकर जो सज्जन व्यक्ति होता है वो इनके झांसे में फंस जाता है। जो सज्जन व्यक्ति होता है वो इन वो बड़ी समस्या में आ जाता है इस प्रकार के लोगों से। तो आप सज्जन हैं तो दूर रहिए, अदरवाइज आपके पास भी थोड़े बहुत गुण हैं तो ठीक है। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा कर केवल राज्य सरकार ही लगा सकती है। तो देखिए सर, राज्य सरकार के आय का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। राज्य सरकार के आय का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है सर, बिक्री कर है ना। बिक्री कर। उसके बाद क्या है, मनोरंजन कर। मनोरंजन कर, ठीक है। मनोरंजन कर, जैसे आप सिनेमा जाते हैं देखने, सर्कस देखने जाते हैं, तो जो टिकट खरीदते हैं उस पर भी टैक्स लगता है। जब उस पर टैक्स लगता है तो क्या होगा, ये मनोरंजन कर के अंतर्गत आएगा, ठीक है। बिक्री कर जानते ही है, मनोरंजन कर देख ही लिए, भू राजस्व कर यहाँ पे दिया ही है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला, कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार में किसी वस्तु पर लगने वाले कर का अंतिम भार यदि क्रेता एवं विक्रेता दोनों पर आधा आधा बढ़ जाता है तो मांग की लोच कैसी होगी सर। कमेंट क्यों नहीं, भूल रहा है क्या, कमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं सभी लोग कि सर बिक्री कर बिक्री कर, भूल रहा है क्या। कुछ कहेंगे कि सर अब अवस्था हो गई, अब उतना याद नहीं रहता है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। पूर्ण प्रतियोगी बाजार में किसी वस्तु पर लगने वाला कर का अंतिम भार यदि क्रेता एवं विक्रेता दोनों पर आधा आधा बढ़ जाता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि मांग की लोच क्या है, ईपी इज इक्वल टू 1 है, अर्थात एक होगी। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, वह कर जो वस्तु के मूल्य पर प्रभाव नहीं डालता है। वह कर जो वस्तु के मूल्य पे प्रभाव नहीं डालता है, कौन सा कर है सर। वह कर जो वस्तु के मूल्य पर प्रभाव नहीं डालता है, कौन सा कर है भाई। और देखिए ठंड का समय आ रहा है, मैं छोटी छोटी बातें मैं बताता हूँ, अगर जो एक दो लोग को भी उससे लाभ मिलेगा तो अच्छा होगा। ठंड के समय में अक्सर क्या होता है कि आलस आपको क्या कर देता है,
घेर लेता है। तो जब भी आप बैठिए, पढ़ाई करने बैठिए, तो शूज पहन के बैठिए, है ना। पूरा कपड़ा ठीक ठाक पहन लीजिए, जैसे कहीं जा रहे हो, और शूज पहन लीजिए। अगर जो आप शूज पहन लेंगे, मतलब जूता पहन लेंगे, तो आपको उतनी ज्यादा आलस नहीं आएगी। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंटों का क्या होता है, ठंडी बिना पढ़े बीत जाता है, वो इतने आलसी हो जाते हैं, है ना। तो मेरे इस एक दो सेंटेंस से अगर जो एक दो लोग को भी लाभ मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मेरा कहना बेहतर हो जाएगा। अगर जो आप शूज पहने हैं और बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं मेज कुर्सी पे, तो आपको ऐसा कुछ प्रतीत नहीं होगा, है ना। नहीं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि चलो भैया बिस्तर पे चद्दर ओढ़े रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, 5 मिनट पढ़ेंगे, फिर अच्छी सी प्यारी सी नींद आ जाएगी। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि वह कर जो वस्तुओं के मूल्य पे प्रभाव नहीं डालता है वो है सर आयकर। ठीक है, जब आपके हाथ में पैसा आएगा ही नहीं, तो आप कैसे भैया मूल्य पे का क्या लेना देना होगा। आपको सैलरी मिलेगी, आपकी सैलरी से ही क्या होगा, आपका आयकर कट जाएगा, तो उससे आपके मांग पर इसका कोई असर ही नहीं पड़ेगा। अगला, कि प्रतिगामी कर वह कर कहलाता है जिसमें कर की दर कर आधार में वृद्धि के साथ क्या होगा भैया, क्या उत्तर होगा। प्रतिगामी कर वह कर कहलाता है जिसमें कर की दर कर आधार के साथ, ये तो बच्चों वाला प्रश्न हो गया है। ऐसे प्रश्नों में हम लोगों को बहुत ज्यादा समय नहीं लगाना चाहिए, है ना। क्योंकि देखिए, एक होता है प्रगतिशील कर, प्रगतिशील कर में क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी आय बढ़ती है उसी अनुपात में कर का दर भी बढ़ता है। ठीक है, जैसे अगर जो आप नौकरी करेंगे, तो आपको आपके ऊपर प्रतिगामी कर लगाया जाएगा, सॉरी प्रगतिशील कर लगाया जाएगा। जैसे जैसे सैलरी इंक्रीज होगी वैसे वैसे आपकी जैसे जैसे सैलरी इंक्रीज होगी वैसे वैसे कर की दर भी बढ़ेगी। दूसरा क्या होता है प्रतिगामी कर, जैसे क्या है कि बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जैसे मुकेश अंबानी, धीरू भाई अंबानी, ये मिनटों में करोड़ों करोड़ों रुपए कमाते हैं, लेकिन आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो टैक्स के रूप में उनका जाता तो है, लेकिन जितनी तेजी से इनकी आय बढ़ती है उतनी तेजी से इनका कर का दर नहीं बढ़ता है। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों प्रतिगामी कर, कि जैसे जैसे आय बढ़ती है एक बिंदु तक आय के अनुपात में क्या होता है कि टैक्स की दरों में भी वृद्धि होती है, लेकिन एक बिंदु पे जाने के बाद आय बहुत तेजी से आगे बढ़ जाता है और कर के अनुपात में कमी आने लगती है, ये होती है प्रतिगामी कर। इस चौथा होता है, क्या होता है चौथा, चौथा क्या होता है, तीसरा क्या होता है अनुपातिक कर, सबके ऊपर समान अनुपात में लगाया जाता है। और अधोगामी कर प्रणाली चौथा, जो भारत में है। अगला, ठीक है, कर अपवंचन का तात्पर्य, मुकेश अंबानी, धीरू भाई अंबानी, ये लोग अधोगामी कर प्रणाली के उदाहरण है। ठीक है, प्रतिगामी के नहीं है। ठीक है, इस बात को समझिएगा, मैंने वहां थोड़ा सा एक शब्द गलत। तो कर अपवंचन का अर्थ क्या होता है, तो कर अपवंचन का मतलब होता है कि जब आप गैर कानूनी तरीके से कर का भुगतान नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब आप गवर्नमेंट को बिना टैक्स दिए ही क्या कर रहे हैं, पैसा अर्जित कर रहे हैं, तो इसे कर का अपवंचन कहा जाएगा। अगला, कि कर भार वितरण में सर्वाधिक समानता निम्नलिखित में से किससे संभव है। हाँ ठीक है, जल्दी कर रहा हूँ, जल्दी कर रहा हूँ, चलिए चलिए बताइए भाई। क्लास थोड़ी सी लेट हो गई थी ना आज, कोई बात नहीं, चलिए। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है। प्रगतिशील कर, प्रगतिशील कर में क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी आय बढ़ती है उसी अनुपात में आपका टैक्स भी बढ़ता है, अर्थात अपने आय के अनुसार आप टैक्स देते हैं। ठीक है, कहीं भी जाइएगा नहीं, कमेंट करके बताइए कितने प्रतिशत प्रश्न सही हो गए। और दोस्तों, अगर जो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से आपकी क्लास होती है, और लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे आप लोगों की इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास हो रही है, जहां पे हम लोग इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत ही जरूरी है। अगर जो आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो आपके सिलेबस के अनुसार
अलग अलग बैच चलाए जा रहे हैं, आपके सिलेबस के अनुसार सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। अगर जो आपको बिल्कुल बेसिक से इकोनॉमिक्स पढ़ना है, आपको कुछ भी नहीं आता है, तो भी अगर जो आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो सारी चीजें आपको समझ आएंगी, क्योंकि मैं पूरा बेसिक से आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। साथ ही साथ कंप्लीट इकोनॉमिक्स के नोट्स आपको मिलेंगे, ताकि आप एक तरफ कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहिए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब टेस्ट देते हैं आप तो आपको समझ में आता है कि आपके वीक पॉइंट क्या है, वीक स्पॉट क्या है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार गलत हो रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था गलत हो रहा है, समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र, मुद्रा बैंकिंग, क्या गलत हो रहा है। जहां पे गलती हो रही है उसको सुधारिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए। फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं, ताकि आप समझ पाए कि आपको क्या करना है, कि तैयारी कैसे किस लेवल की करनी है। और अगर जो आपके पेपर में करंट पूछा जाता है तो करंट कवर कराना भी हमारी जिम्मेदारी है। लाइफ टाइम की वैलिडिटी आपको मिलती है। इट मीन्स अगर जो आप एक बार एडमिशन लेते हैं तो तब तक हमारे साथ आप पढ़ते रहेंगे, जब तक कि आपका सिलेक्शन हो नहीं जाता है। और कंटेंट को देने की जिम्मेदारी हमारी होगी। हमारी जो बैचेज चल रही हैं वो इकोनॉमिक्स के लिए हर सारी बैचेज चल रही हैं। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, साथ ही साथ दोस्तों बिहार टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, झारखंड टीजीटी पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, यूजीसी नेट, उत्तराखंड लेक्चरर, उत्तराखंड एलटी, सबकी अलग अलग वैकेंसी सबकी अलग अलग बैच चल रही है। और अलग अलग बैच में आपके सिलेबस के अनुसार सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं। एडमिशन फीस की बात करें तो लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की फीस 2500 रुपए है। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, उत्तराखंड लेक्चरर एलटी ग्रेड, बिहार टीजीटी पीजीटी और अन्य परीक्षाओं की फीस केवल और केवल 2000 रुपए है। तो सिंपली दोस्तों एडमिशन लेने के लिए आपको फीस इस नंबर पे पेमेंट करना होगा। सेम नंबर देख लीजिए, नीचे भी आ रहा है, यही सेम नंबर नीचे आ रहा है। तो इसी नंबर पे आपको फीस पेमेंट करना होगा, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से। और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। किसी भी इंक्वायरी के लिए आप इस नंबर पे कॉल करिए मुझे, इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और चाहेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट भी कोर्स को परचेज कर। तो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। कल मिलते हैं 5 बजे एक नए सेशन के साथ हिस्ट्री को लेकर के। 5 बजे से क्लास कौन सी हो रही है, हिस्ट्री की हो रही है। और 7 बजे से क्लास कौन सी हो रही है, इकोनॉमिक्स की हो रही है। तो अगर जो आपका हिस्ट्री भी सब्जेक्ट है तो आप 5 बजे जुड़िए, और अगर जो हिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं है तो इकोनॉमिक्स के लिए आप हमारे साथ 7 बजे जुड़िए। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, अपने बारे में सोचिए, अपना अच्छा सोचिए, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।